ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x के इक्वल है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। साइन स्क्वायर 6x को ये बोल सकते हैं साइन 6x का होल स्क्वायर। इसी तरह से साइन स्क्वायर 4x को बोल सकते हैं साइन 4x का होल स्क्वायर, साइन 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक तो ये हो गया। इसी तरह से अगर साइन सी माइनस साइन डी है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ तो नॉर्मल आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद आप ये देखें साइन सी प्लस साइन डी का जब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ये बन जाएगा साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब कॉस 6x माइनस 4x बाई 2। तो क्या हो गया? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक चीज़ तो ये होगी, मल्टीप्लाई बाई जो दूसरा ब्रैकेट है वो है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया। अब 6x प्लस 4x क्या हो गया? 10x, और 10x अपॉन 2x कितना हो गया? 5x। तो 2 साइन 5x, 6x माइनस 4x इज 2x, 2x अपॉन 2 इज x इंटू कॉस x मल्टीप्लाइड बाई 2 cos 6x plus 4x is 10x, 10x upon 2 is 5x, तो 2 cos 5x और 6x minus 4x is 2x, 2x upon 2 is x। तो यहाँ क्या करिए यार, 2 sin 5x और cos 5x को एक साथ लिख लो। पहले बल्कि ऐसे लिखें 2 sin x और cos x, 2 ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये हो गया। फिर 2 साइन 5x, 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया? साइन 2x का फॉर्मूला ये हो गया साइन 2x, मतलब कुल मिलाकर जो एंगल है एंगल का डबल हो जाता है इसमें। इसी तरह से जब 2 साइन 5x कॉस 5x है तो जो एंगल है वो 5x है, तो 5x का डबल क्या हो जाएगा? 10x। तो साइन 2x इंटू साइन 10x हो गया। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूव कर देंगे, साइन 2x साइन 10x। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में देखिएगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में लास्ट मैंने क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 24 तक किया था शायद, है ना? क्वेश्चन नंबर 24 तक करा था, 25 और 26 ट्राई करे थे क्या? 25 और 26 इसमें LHL RHL लगाना नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे ही नॉर्मली हो जाएगा। जरा देख लीजिएगा, ये वाला मिटा दो क्या? ये वाला नोट कर लिए, मिटा दो। हाँ, नमन और ईशा, नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है तुम्हारा दोनों का? सर
कल तो अब है कमर्शियल आर्ट्स और फिर फ्राइडे है मैथ्स। अच्छा, कोई टॉपिक बचा हुआ है क्या मैथ्स में, बता दो। यस सर, सर्कल्स बचा हुआ है। सिर्फ सर्कल्स ही बच रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, सर्कल्स करा दूंगा। सर्कल्स के अलावा जो भी कुछ है वो अपना प्रिपेयर करो, जो डाउट्स हैं पूछना। सर्कल्स बहुत छोटा सा हो जाएगा। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। मुझे फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखिएगा कि एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है मॉड एक्स अपॉन एक्स, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स comma x is not equal to 0 or 0 if x is equal to 0, 0 if x is equal to 0 not x upon x। ठीक है, तो ये मुझे दे रखा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ये फाइंड आउट करने से पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ना मुझे एफ एक्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा। मतलब एफ एक्स में ये जो मॉड वाला है ना, मुझे इस मॉड को हटाना होगा यहाँ से। कैसे हटाऊंगा वो देखिएगा। इसके सॉल्यूशन में एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो मॉड एक्स है, इस मॉड एक्स को मैं बोलूँगा माइनस एक्स, नीचे वाला एक्स तो एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। मॉडुलस में, मॉडुलस को जब डिफाइन करते हैं तो मॉडुलस में जब एक्स 0 से छोटा होता है तो हम एक्स मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देते हैं। इसी तरीके से अगला मैं ऐसे लिखूंगा, या फिर x अपॉन एक्स, मतलब मॉड एक्स की जगह प्लस एक्स आ जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो एज पर डेफिनेशन x इज ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेफिनेशन ये कहती है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने इक्वालिटी साइन इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर f की वैल्यू ऑलरेडी 0 दे रखी है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ इक्वालिटी वाला साइन नहीं लगाया। ठीक, मैं यहाँ दिया है 0 when x is equal to 0। भाई x से x कट गया, इधर आ गया 1, x से x कट गया, इधर आ गया 1, तो f(x) is equal to -1 when x is less than 0 plus का 1 when x is greater than 0 and 0 when x is equal to 0। ठीक है, अब आपसे वो बोल रहे हैं कि आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स बताइए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ये आपको बताना है। तो जब भी कभी मुझसे लिमिट पूछी जाती है, जैसे एक्स टेंडिंग टू 0 पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर 0 तो क्रिटिकल पॉइंट है ना। 0 तो क्रिटिकल पॉइंट है कि जब एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, जब एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और। तो 0 यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है। तो जहाँ पर भी क्रिटिकल पॉइंट पर लिमिट पूछी जाती है वहाँ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालता हूँ। वो दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी तभी मैं कहूँगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। अब जरा देखो, यहाँ पर चेक करने में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है ना उसकी वैल्यू वो एक्स की टर्म्स में नहीं आ रही, वो कांस्टेंट आ रही है वैल्यू। तो हम ये कहेंगे LHL LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus is equal to limit x tending to 0 minus fx। ये हो गया। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 0 से
माइनस यानी कि 0 से जरा सी कम होगी, तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू -1 है। तो मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका रिजल्ट सीधे सीधे लिख दीजिए -1, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है ना। तो अगर इसमें x की टर्म्स में दे रखा होता तब मैं उसको क्या करता, अगले स्टेप में जैसे पिछली बार करा था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 0 - h, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से करते हैं। अब वो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन मुझे कांस्टेंट दे रखा है। वही काम अगला RHL, RHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 plus fx is equal to, इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा +1। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सिंस LHL at x is equal to 0 fx is not equal to RHL at x is equal to 0 fx, so limit x tending to 0 fx does not exist। ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए भाई? ऑनलाइन वाले बताएं तीनों बच्चे। यस सर। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन जो है वो अगला है, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 भी सेम है। 26 में भी रिजल्ट आपका जो फंक्शन है ना वो यही आएगा, -1, 1 और 0, क्योंकि उसमें जैसे 25 है, 25 में दे रखा था mod x अपॉन x, यहाँ पर दे रखा है x अपॉन mod x। तो वहाँ पर पहली वाली टर्म आई -x अपॉन x, इसमें आएगी x अपॉन -x, तो वो भी तो -1 होगा। अगली आएगी x अपॉन x, वो भी तो +1 होगा, और अगली वैल्यू 0 दे रखी है। तो 26 छोड़ रहा हूँ अपने आप करना, 27 वाला करवाऊँगा मैं आपको। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा क्या है, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx वेयर fx इज इक्वल टू mod x - 5। लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx वेयर fx इज इक्वल टू mod x - 5 वेयर fx इज इक्वल टू mod x - 5। अब क्या करना है कि जब भी मुझे फंक्शन में मॉड दे रखा होता है तो मुझे फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर करा था, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई, मतलब मॉड को डिफाइन कर लिया तो वो सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन, मतलब मॉड हटाना होता है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, देखिए fx क्या होगा यहाँ पर, fx इज इक्वल टू mod x की वैल्यू होगी -x, -5 तो एज इट इज है ही, -x यहाँ लिख दीजिए when x is less than 0, तो -x - 5 हो गया when x is less than 0, और फिर हो गया +x -5 when x is greater than equal to 0, when x is greater than equal to 0, ये हो गया। अब देखिएगा ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx, ठीक। तो इसमें जरा सुनिएगा मेरी बात, इसमें LHL और RHL कुछ नहीं निकालने वाला मैं। हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5। अच्छा, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 5 है, क्या 5 क्रिटिकल पॉइंट है क्या? क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पर? 0, कि 0 से कम पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, 0 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और। तो 5 तो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं ना। अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू 5 निकाल रहा हूँ तो x टेंडिंग टू 5 का मतलब कि x 5 से मामूली सा छोटा हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, x 5 से मामूली सा बड़ा हो सकता है, राइट हैंड लिमिट, ये हो सकता है, ठीक। तो अगर वो 5 से मामूली सा छोटा है, मान लो 4.9, तो किस कैटेगरी में लाई करेगा? ग्रेटर देन 0 में। अगर वो 5 से ज़रा सा बड़ा है, 5.1, तब भी सेम कैटेगरी में लाई करेगा। तो फंक्शन की वैल्यू कुल मिलाकर x - 5 ही आनी है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, फंक्शन की जगह सीधा सीधा x - 5 लिखो।
क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले क्वेश्चंस में बीच में इंसर्ट कर दिया है क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के चक्कर में पड़ जाओगे, फालतू में टाइम वेस्ट करना। देखिए x ग्रेटर देन 0 की कैटेगरी में ही लाइक करेगा x टेंडिंग टू 5, ठीक है। x टेंडिंग टू 5 का मतलब या तो x 5 से ज़रा सा छोटा या 5 से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता है ना, मामूली सा छोटा। टेंडिंग टू 5 मतलब 5 के आसपास की वैल्यू, तो 5 के आसपास की वैल्यू 0 से तो बड़ी ही होगी। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 वाली कैटेगरी में आपका फंक्शन लाई करेगा। तो fx की जगह सीधे सीधे x माइनस 5 लिखिए, fx की जगह सीधे सीधे क्या आ गया x माइनस 5। अब x टेंडिंग टू 5 तो यहाँ पर 5 डाल दो वैल्यू, 5 माइनस 5 रिजल्ट आ गया 0। क्रिटिकल पॉइंट होता 5 तब हम इसको अलग तरीके से करते हैं, है ना। क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पर 0 है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन 28 देखता हूँ, 1 मिनट दीजिए बस। ये कौन सा बॉटल पकड़ना, यहाँ 28 में पहले से दे रखा है कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, ऐसे ही है ना कुछ, है ना। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो बोल रहे हैं कि सपोज fx is equal to this and if limit x tending to 1 fx is equal to f1, what are the possible values of a and b। तो क्वेश्चन नंबर 28, ये इस टाइप का क्वेश्चन अब हम पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx की वैल्यू f1 के इक्वल दे रखी है। fx is equal to a plus bx, a plus bx when x is less than 1, ठीक है। 4 when x is equal to 1 और b minus ax when x is greater than 1। तो fx की वैल्यू ये इन्होंने दे दी। अब वो बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx is equal to f1 given limit x tending to 1 fx is equal to f1, ये दे रखा है। अब जरा देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx को मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि 1 जो है ना, x टेंडिंग टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है कि 1 से जरा सा छोटा, x अगर 1 से छोटा है तो fx की वैल्यू कुछ और, x अगर 1 से बड़ा है तो fx की वैल्यू कुछ और। तो मैं x टेंडिंग टू 1 पर डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होंगी और वो दोनों इक्वल होंगी, वो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। LHL at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 minus fx, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, ठीक। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे, सेम रटे रटाए स्टेप्स थे। तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर ये 1 माइनस इधर आ जाएगा, 1 माइनस h बन जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इधर हो जाएगा f1 माइनस h, f1 माइनस h। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यानी कि x 1 से छोटा है। जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। तो लिखिए फंक्शन की वैल्यू
लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस b, x नहीं लिखूंगा, x है ना तो यहाँ पर x आ रहा है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस एच है तो x की जगह 1 माइनस एच, b इंटू 1 माइनस एच। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक्सपैंड करेंगे तो a प्लस बी माइनस बी एच हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस बी माइनस बी एच। अब यहाँ h की वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी। अगर h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा सीधा सीधा a प्लस बी। रिजल्ट आ गया a प्लस बी। इसके बाद देखिएगा LHL एट एक्स इज इक्वल टू 1 fx, इसी तरह से RHL निकालिए। RHL एट एक्स इज इक्वल टू 1 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h। f1 प्लस h का मतलब क्या है कि x टेंडिंग टू 1 प्लस, x टेंडिंग टू 1 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन की वैल्यू b माइनस ए एक्स, मैं लिखूंगा b माइनस ए एक्स और x की जगह आएगा 1 प्लस h। कर दीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया b माइनस ए एच, h की जगह 0 डाल दीजिए तो रिजल्ट क्या आ गया b माइनस ए इंटू 0, रिजल्ट आ गया b माइनस ए, ठीक है। अच्छा f1 या छोड़िएगा, यहाँ लिखिए सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू f1, आगे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में गिवन, ये आपको दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। अब मैं जानता हूँ कि x टेंडिंग टू 1 तो भाई क्रिटिकल पॉइंट है ना 1, तो इसका मतलब LHL भी हो सकता है RHL भी हो सकता है, दोनों इक्वल आएंगे। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, इस पोर्शन को किस तरह से लिखा जाएगा, LHL एट x इज इक्वल टू 1 fx is equal to RHL at x is equal to 1 fx is equal to f1, LHL at x is equal to 1 fx is equal to RHL at x is equal to 1 fx is equal to f1 is equal to f1, ये हो गया। तो अब कैसे करेंगे, आप ये देखिएगा, ये जो LHL की वैल्यू आई है, LHL की जो वैल्यू आई है ये हमारे पास कितनी आई थी बेटा a प्लस बी, तो इसकी जगह तो लिख दो a प्लस बी, और जो RHL की वैल्यू आई है वो कितनी आई है b माइनस ए, इसकी जगह लिख दीजिए b माइनस ए। और f1 का मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज 4, ठीक, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको ना आप दो तरीके से लिख लो, आप ये कहेंगे जब तीनों ही इक्वल है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन, यहाँ पर लिखिएगा इट इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, और b माइनस ए इज इक्वल टू 4, b माइनस ए को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस ए प्लस बी, और आप समझ गए होंगे ऐसा हमने क्यों करा है, दो इक्वेशन आ गई एलिमिनेशन से, एक बार a को एलिमिनेट कर दो, b की वैल्यू निकाल दो, सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू निकाल दो। क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन है, एक में a है और एक में माइनस है, दोनों को ऐड कर दो ताकि a और माइनस ए कट जाए, तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, तो ऐड करा तो सीधे सीधे कर दिया, ए से ए कट गया, और b प्लस बी कितना हो गया 2b, और 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो b की वैल्यू आ गई 4,
b की वैल्यू 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 आएगी तभी तो a प्लस बी 4 होगा, ठीक है ना। और तभी तो आपका b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 0 ही आएगी, तभी आपका a प्लस बी और b माइनस ए दोनों ही 4 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देख लीजिए पीछे, 13.1 का। सही है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे जरा। क्वेश्चन 29 में है हमारे पास, लेट a1 a2 डॉट 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 टिल an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 टिल x माइनस an। तो एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन हमको दिया है x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2, और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं कहाँ तक, टिल x माइनस an। ये फंक्शन हो गया fx। उसके बाद वो बोल रहे हैं व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx, लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx। अब ये बताइए ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, क्या इसमें कहीं रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन की गुंजाइश है? ऑलरेडी फैक्टर्स हो रखे हैं। फैक्टर्स ही तो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइज करके लिखता हूँ, जैसे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टराइज करके लिखा जाता है। ऑलरेडी ऐसे 1 2 3 ऐसे फैक्टर्स दे रखे हैं, तो वो फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो रखा है, तो सीधे वैल्यू डालने की ही देरी है यहाँ। क्यों? यहाँ पर क्या है कि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू डालने पर आपके पास कहीं 0/0 की फॉर्म भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सीधा वैल्यू डालिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 fx। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a1 डालते चले जाओ, तो a1 माइनस a1, a1 माइनस a1, a1 माइनस a2, इसी तरह से डॉट 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 लास्ट में जो x है, x की जगह पर भी a1, तो a1 माइनस a1। यहाँ से मुझे ये समझ में आया भाई आगे का एक्सप्रेशन कुछ भी हो, लेकिन ये a1 माइनस a1 तो 0 हो गया ना, ठीक। और 0 इंटू एनीथिंग, 0 में आगे कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन क्यों ना हो, रिजल्ट आपका 0 ही आता है। तो इसका तो सीधा सीधा रिजल्ट 29 का तो 0 हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं फॉर सम a इज इक्वल टू a1 a2 a1 a2 टिल an कंप्यूट लिमिट x टेंडिंग टू a fx। वो बोल रहे हैं कि आप लिमिट x टेंडिंग टू a fx बताइए, a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx वो तो 0 हो गया। क्वेश्चन में ही इसी में बिल्कुल लास्ट में पूछ रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू a fx, वो आप बताओ, तो वो कैसे होगा। अब उसमें क्या होगा, इसी सीरीज में पूरे में जहां पर x है, x की जगह बस a डाल दीजिए, और वो पूछ रहे हैं हमसे लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 टिल x माइनस an। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a डालते चले जाओ, तो रिजल्ट क्या आ गया, a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 डॉट 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 टिल a माइनस an। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है वो देखते हैं। फंक्शन दिया है fx is equal to mod x plus 1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, when x is equal to 0, और mod x minus 1 when x is greater than 0, when x is greater than 0।
और व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट्स। वो कह रहे हैं कि ए की किस वैल्यू के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा वो तो देख लेंगे अगली जगह। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 0 है, क्योंकि 0 से कम पर एफ एक्स की वैल्यू कुछ और, 0 पर कुछ और ग्रेटर देन 0 पर कुछ और, ये दे रखा है। तो मैंने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब ये है कि जो मॉड एक्स है ना, इसको गायब करो। तो जरा देखना है इसको किस तरह से करना है मुझे। एफ एक्स को पहले यहाँ दे रखा है एक्स इज लेस देन 0। जब एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स क्या होगा, एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स। तो यहाँ तो सीधा सीधा लिखिए माइनस एक्स प्लस 1। ये कब हुआ, जब एक्स लेस देन 0 होगा। इधर 0 है, वन एक्स इज इक्वल टू 0। जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स की जगह सीधा एक्स लिखो। ये क्या हो गया, एक्स माइनस 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो जो एक्स ये जो 0 है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो जब 0 क्रिटिकल पॉइंट है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूंगा कि x टेंडिंग टू 0 पर जो ये लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो पहले तो मेरे को ये देखना होगा। तो ये कैसे देखेंगे, LHL निकालते हैं, x टेंडिंग टू 0 पर RHL निकालते हैं, देखते हैं दोनों इक्वल हैं या नहीं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले इसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ, क्योंकि जो 0 है, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है। LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h limit h tending to 0 f 0 minus h कितना हो जाएगा, माइनस h, f माइनस h। 0 माइनस एनीथिंग तो 0 माइनस 2 बोलो तो माइनस 2, 0 माइनस 3 तो माइनस 3, तो 0 माइनस h इज माइनस h। अब देखिएगा ये क्या लिया मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब x जो है वो 0 से थोड़ा सा छोटा है। जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस x प्लस 1। तो माइनस x की जगह क्या लिखूंगा, माइनस h, माइनस ऑफ x की जगह आ गया माइनस h प्लस 1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो गया, ये h प्लस 1। अब h की जगह 0 डाल दो, 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालिए। RHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 plus fx from limit h tending to 0 f 0 plus h। ठीक है, 0 प्लस h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा सिंपली। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h, ये हो गया।
तो देखिएगा रिजल्ट क्या आया फिर। जब x 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू क्या है, x माइनस वन, तो x की जगह सीधा सीधा h डालिए, तो h माइनस वन। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h माइनस वन, h की जगह डालो 0, तो रिजल्ट आ गया माइनस वन। तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, तो हम लिखेंगे LHI at x is equal to 0 fx is not equal to RHL at x is equal to 0 fx। तो LHL और RHL दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम, ये therefore limit x tending to 0 fx does not exist। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ये तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है फिर। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछ रखा है, उन्होंने बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की किन वैल्यूज़ के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये बताना है कि ए क्या होना चाहिए, ठीक। तो मैं ये कहूँगा कि ए कुछ भी हो, बस 0 ना हो, क्योंकि पूरे फंक्शन में ए की क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है 0, ए की क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है, तो इसका मतलब x जो है वो कुछ भी हो, बस 0 ना हो, और 0 से छोटा कितना भी हो सकता है, 0 से बड़ा कितना भी हो सकता है, क्योंकि अगर 0 से छोटा है मान लीजिए, तो 0 से छोटा है तो फंक्शन की a की वैल्यू आ रही है ना -x+1, तो हर एक जगह -x+1 ही आएगी, और जब बड़ा है 0 से तो a की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 पर बस फंक्शन जो है वो गड़बड़ है ना। तो हम ये कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। So, for limit x tending to a fx to exist, for limit x tending to a fx to exist, x can take, sorry, a can take any value other than 0, अदर देन 0। ए कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 ना हो बस, क्योंकि 0 हो जाएगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, 0 के अलावा हर वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगी। तो आप इसका आंसर देखिएगा 30 पर। अच्छा, इसमें जो दे रखा है ना फॉर व्हाट वैल्यू, और वैल्यू के बाद ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू भी हो सकती है, वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, तो इसी से समझ जाइए बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, बस 0 नहीं है, 0 के अलावा कितनी वैल्यूज़ आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़। क्या दे रखा है, ठीक है ना, ठीक है जी, समझ गए। इसके बाद देखिएगा 31 देखते हैं। इफ़ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, इवेल्यूएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, इवेल्यूएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स। अच्छा, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज दिस, कि ये रिजल्ट जो है ये पाई के इक्वल आ रहा है, कैसे करेंगे भाई 31 वाला जरा सोचो। 31 में ये बोल रहे हैं कि इफ द फंक्शन दिस सेटिस्फाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 fx minus 2 fx minus 2 upon x square minus 1 ठीक है, इज इक्वल टू पाई। अब वो कह रहे हैं इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 fx, आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 fx बस ये इवेल्युएट करना है। कैसे बताएंगे, ये किस तरह से बताएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, अगर सीधे सीधे x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो
तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और रिजल्ट आना चाहिए पाई के इक्वल, रिजल्ट पाई के इक्वल आना चाहिए। अब जरा सोचना, जब मैं जानता हूँ कि जब भी मेरे को कोई लिमिट दे रखी होती है तो लिमिट का मतलब ये है कि लिमिट को मैं ऊपर नीचे स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 को न्यूमरेटर के साथ भी ले जाऊँगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 को डिनोमिनेटर के साथ भी ले जाऊँगा। तो हम इसको ऐसा करेंगे, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक काम करो, अभी इसको ना स्प्लिट मत करो, ऐसे स्प्लिट मत करो। स्प्लिट करने से पहले एक काम करते हैं, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ये जो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये परेशान करेगा हमें। तो मैं एक काम करूँगा, इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, जैसे दे रखा है वैसे ही लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ये है ना, और एफ एक्स माइनस 2 ऊपर है, इसको डालिए ब्रैकेट में अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो गया इज इक्वल टू पाई। ये रिलेशन दे रखा है, बस मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को एक्सपेंड ही तो करा है, यहाँ तक समझ गए, डिनोमिनेटर को एक्सपेंड ही तो करा है। तो ये हमारे पास पाई आ जाए, ये पाई कैसे आएगा, ये पाई कैसे आएगा, मैं काम करता हूँ इसको तो उस तरफ ले जाएं, if fx minus 2, if fx minus 2, अगर ये fx minus 2 कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इसमें ऊपर x minus 1 ले आऊँ और x minus 1 से x minus 1 कट जाए, if fx minus 2 कैसे लिखेंगे, इक्वल टू अगर fx माइनस 2 ये x माइनस 1 इंटू 2 पाई के इक्वल हो जाए, ये मेरी बात समझ में आ गई, ये ऐसे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये जो fx माइनस 2 है ना न्यूमरेटर का, अगर ये x माइनस 1 इंटू 2 पाई के इक्वल हो जाए और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है ही, तो रिजल्ट पाई आ जाएगा कि नहीं बताओ। ये ऐसी लॉजिक लगा कर देखा, ये जो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, एक यही तो है जो परेशान कर रहा है, इसी की वजह से तो ये पूरी लिमिट जो है नॉट डिफाइंड हो रही है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऊपर x माइनस 1 चाहिए। अब वो x माइनस 1 कैसे बनेगा भाई, न्यूमरेटर के फैक्टर तो हूँ, न्यूमरेटर में मुझे पता ही नहीं है कि ये एफ क्या है, तो उसके फैक्टर कहाँ से होंगे, समझ गए। तो हम क्या करना चाहते हैं, हमने ऐसे ही मान लिया कि एफ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इंटू 2 पाई के इक्वल हो जाए, क्यों, ताकि x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाए। हम जब भी कभी डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि न्यूमरेटर में भी उसका कोई फैक्टर मिल जाए और वो कट जाए, ताकि डिनोमिनेटर में 0 ना मिले। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, और x की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 डालूंगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, सिर्फ पाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस वजह से एफ एक्स माइनस 2 को इसके बराबर मान लिया।
ठीक है, then if fx minus 2 is equal to this, then the given limit properly exists. ये properly exist करती है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने fx minus 2 को x minus 1 into 2 पाई के बराबर माना, तो ठीक। अब क्या होगा? That is fx minus 2 is equal to x minus 1 into 2 पाई। अब ये जो minus 2 है इसको इधर ले जाओ, ये हो गया 2 plus x minus 1 into 2 पाई, ये हो गया। ये करने के बाद अब आप बोल दीजिए टेकिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ऑन बोथ साइड्स, लिखिएगा टेकिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ एक्सटेंडिंग टू 1 लिमिट ले लीजिए। तो इक्वेशन में दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करा जा सकता है, इक्वेशन बैलेंस रहती है। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, ब्रैकेट में लिखें 2 प्लस x माइनस 1 इंटू 2 पाई। मुझे लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx ही तो निकालना है, और इधर भी लिमिट x टेंडिंग टू 1 कर दिया, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 कर दीजिए बस। तो 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 पाई, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 प्लस 2 इज 2। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, ये क्या हो गया? ये 2 हो गया। आंसर देखो जरा, 2 है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना हमने किस तरीके से लॉजिक लगाया। हमने यही देखा, ये जो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है इसमें केवल x प्लस 1 से प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 1 क्या है कि वो 1 प्लस 1 करके वो तो 2 बना देगा, ठीक है। तो x प्लस 1 से प्रॉब्लम नहीं है, x माइनस 1 से प्रॉब्लम है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप x माइनस 1 के बराबर मानोगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने कहा मुझे तो इज इक्वल टू पाई चाहिए, और नीचे से 2 भी हटाना है, तो ऊपर 2 पाई भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए x माइनस 1 इंटू 2 पाई के बराबर उसको मान लिया, ठीक है। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है, करना खुद से ट्राई, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सर्कल्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सर्कल्स कर दूंगा, या फिर अगर आप कहते हैं तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेता हूँ। कल है ना एग्ज़ाम कमर्शियल आर्ट्स का, यस सर। है ना, तो कल मैं नाइट में एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेता हूँ। सर्कल्स सिर्फ आधे घंटे में निपट जाएगा, सर्कल्स में कुछ नहीं है। तो कल एक्स्ट्रा क्लास ले लेता हूँ, और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को आगे कंटिन्यू कर लेंगे परसों वाली क्लास में। सर्कल्स तो मैं कल ही निपटा दूँगा, ठीक है। चलिए जी, ओके।